हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रिएटिव केमिस्ट्री एंड वेलकम टू अवर गुडसेट 2023 योद्धा बैच। बच्चों, अभी हमने ये यूट्यूब पर जो फ्री में आप सभी बच्चों के लिए एक योद्धा बैच लॉन्च कर दी है। बच्चों बस आज अभी आपको इस जो भी पूरे सारे जो सेशंस इसमें होने वाले हैं, बस उससे पढ़ाई कर कर आपको खुद को यार एक बढ़िया सा योद्धा बनाना है गुडसेट के लिए। तो इस योद्धा सीरीज में हम आज डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट आईएमपी एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3। इस सेशन में, इस सीरीज में बच्चों हम डिस्कस करेंगे लास्ट 3-4 इयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट गुडसेट के क्वेश्चंस। हाँ, एक ये भी पैटर्न है कि भाई आप पूरा 2019 का पेपर सॉल्व करो, 2000 फिर 2020 का करो, 21 का करो, 22 का पेपर सॉल्व करो। लेकिन उसमें बच्चों आपको प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि भाई आप समझ लो 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे हो तो उसमें एक या दो क्वेश्चन सिर्फ चैप्टर नंबर 1 के आएंगे, फिर ये चैप्टर, फिर ये चैप्टर, फिर ये चैप्टर। तो एट द एंड ऑफ द पेपर आप पूरा पेपर जब सॉल्व कर लेंगे तो एंड में समझ लो 40 क्वेश्चन के बाद भी आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि भाई इस चैप्टर में हमारी ग्रिप बन रही है, इस चैप्टर के लॉजिक्स हमारे कवर हो रहे हैं। तो हमने कुछ अलग तरह से पूरी सीरीज को डिजाइन किया है कि भाई इसमें हमारे पास दिन काफी कम है, तो इनमें 3 चैप्टर्स के हम लास्ट 3 इयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि जो सिलेबस नया जब आपके 2020 से जो न्यू सिलेबस आपका आया है वहां से लास्ट 3 इयर्स की आपको पैटर्न देखनी है कि भाई गुडसेट में किस लेवल के कैसे क्वेश्चंस आते, ताकि आपको वो सारे क्वेश्चंस भी समझ में आ जाए, उनके पैटर्न भी समझ में आ जाए, उनका लेवल भी समझ में आ जाए। तो इस तरह के और भी सारे क्वेश्चंस भी आप अपने हिसाब से भी प्रैक्टिस कर सको। बाकी इसमें ऑलमोस्ट सारे लॉजिक्स हम रिपीट कर देंगे, जो भी कोई भी क्वेश्चन आ रहा है उसके साथ रिलेटेड जो भी ऊपर नीचे वाले जो भी चीजें होती है कि भाई कोई एक क्वेश्चन है उसके रिलेटेड जो भी सारी चीजें कि भाई ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना, तो पूरा डिटेल में सारी चीजें हम कवर करने की इसमें कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमारा गुडसेट 2020 का एक यहां पर क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट आर द फ्रैक्शन ऑफ Fe2+ एंड Fe3+ इन Fe 0.93 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अभी ये देखना कि जो गुजरात बोर्ड का जो लेवल है ना भाई, गुडसेट का लेवल उससे ऊपर आता है। मतलब आप क्वेश्चंस देखेंगे, एक्चुअली पर क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है उसका वेटेज 1 मार्क्स का रहता है, लेकिन एक्चुअली में जो क्वेश्चंस है ना भाई उनका लेवल 4 मार्क्स वाला। मतलब जो पास्ट में जो जेई नीट, AI-EEE, CBSE, PMT उनकी जो एग्जामिनेशन है उनके जैसे कुछ कुछ सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस थोड़ा बहुत चेंज करके वही एग्जैक्ट क्वेश्चंस यहां पर गुडसेट में आ जाते हैं। तो वहां पर भाई एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलते हैं, यहां पर इतनी मेहनत लगाकर सिर्फ 1 मार्क्स मिलना है। तो देखिएगा हम इसका सोल्यूशन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि भाई 1 मार्क्स के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो देखो यहां पर ये समझ लो, काफी इजी टेक्निक बताता हूं। यहां पर Fe 0.93 दिया है, इसके जगह पर आपको निकल भी दे सकते हैं या कोई भी एलिमेंट 93, 94, 95, 0.97, 0.98 कुछ भी दे सकते हैं। इस तरह से आपको 2 आयंस देंगे। तो यहां पर कैसे सॉल्व करना है इसका सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन पार्ट में सबसे पहले आपको करना है कि जो भाई आपका Fe+2 है उसके लिए आप यहां पर हम एक चीज लिखते, एज्यूम Fe2+ है, कितने हमको नहीं पता, 0.93 में Fe2+ कितने नहीं पता, तो भाई मैंने लिख दिया उसको x एज्यूम कर लिया। तो Fe3+ भाई साहब हमारा जो भी टोटल है 0.93 माइनस x करेंगे, बाकी के जो भी बच्चे हमारे वो हो गए Fe3+। अच्छा बच्चों, अभी ये देखो FeO। अच्छा, FeO में जो भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस रहते हैं उनके जो चार्जेस रहते हैं उनके चार्जेस का समेशन ऑलवेज 0 रहता है। अरे भाई कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, तो ऐसे एग्जांपल कि भाई साहब आपके पास NaCl है तो Na+Cl माइनस, तो Na का चार्ज +1, Cl का चार्ज -1, ओवरऑल चार्ज का अगर हम समेशन करेंगे +1 -1 तो वो 0 हो जाएगा। वैसे ही जितने सारे कंपाउंड्स हैं उनके जो भी पॉजिटिव आयन है कैटायन और उनके जो नेगेटिव आयंस एनायन, उनका समेशन जो भी चार्ज का समेशन रहता है ऑलवेज क्या आता है 0। तो देखिए यहां पर मैं एक सेंटेंस ऐड कर देता हूं, जो मेन सेंटेंस है हमारा, समेशन ऑफ चार्जेस आर ऑलवेज 0। जो चार्जेस है उनका समेशन ऑलवेज बच्चों क्या होता है 0 होता है। कैसे देखिए, चलिए हम लिखते हैं। लाइक मैं सबसे पहले Fe2+ से स्टार्ट करूंगा, तो भाई Fe2+ जो भी कितने हैं x जितने मेरे पास Fe2+ है और उनका चार्ज है भाई
+2। फिर मेरे पास भाई साहब 0.93 माइनस एक्स जितने हमारे पास क्या है Fe3+ और उनका चार्ज है भाई साहब +3 एंड हमारे पास जो ऑक्सीजन रहते हैं उनका चार्ज मतलब वो 1 है और उनका चार्ज -2। तो ओवरऑल क्या हुआ 0। कुछ बच्चों को शायद ये चीज समझ में ना आए तो मैं इसको और भी सिंपल कर देते हैं भाई, क्योंकि हम लेजेंड लेवल की टेक्निक डिस्कस करने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए। तो अगर पूरी चीजें डिटेल में अच्छे से समझ में आ गई ना तो काफी आप सारा चीजें अच्छे से कर पाओगे। देखो Al2O3 है जो भी आपका, उसका आप कैसे समेशन लिखेंगे। देखो Al2O3 तो 2 एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम का चार्ज भाई साहब +3, फिर 3 ऑक्सीजन है आपके पास, एक ऑक्सीजन का चार्ज रहता है -2। तो ऑब्वियसली ये जो समेशन होगा वो आपका 0 होगा। तो यहां नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इनटू ब्रैकेट में उसका चार्ज, नंबर ऑफ Fe2+ कितने हमको पता नहीं है लेकिन नंबर ऑफ Fe2+ ब्रैकेट में उनका चार्ज, फिर ये क्या है कितने Fe3+ है भाई, इतने Fe3+ है ब्रैकेट में उनका चार्ज। ऑक्सीजन यहां पर कितने, एक ऑक्सीजन है, उनका चार्ज -2। तो इससे आप इसको कंपेयर कर पाएंगे। चलिए इसको थोड़ा सिंपल कर देते। तो भाई साहब ये है आपका 2x प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 0.93 करेंगे तो कितना होगा भाई 3 इंटू 0.93। अच्छा वो हो आपका 2.79 माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3x मतलब बचा क्या -x, 2.79 माइनस 2 तो बचा क्या आपका +0.79, राइट। यहां पर सॉरी यहां पर -2 तो ये हो गया 0। तो x का वैल्यू बच्चों कितना होगा, x इज इक्वल टू 0.79। अच्छा तो भाई साहब x इज इक्वल टू Fe2+ इज इक्वल टू 0.79। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे सर यहां पर 0.79 तो कहीं पर भी नहीं है। अच्छा कुछ बच्चे यहां से आंसर जो सी है वो उसे टिक मार्क कर देते, लेकिन आंसर यहां पर करेक्ट लिखा हुआ है, आंसर बी है। कैसे करना है वो देखते। देखो भाई x इज इक्वल टू ये हो गया। तो अच्छा तो Fe3+ जो भी आपके वो कितने होंगे, इसको मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूं थोड़ा। ये एल्यूमिनियम वाला आपको समझ में आ गया, इसको हटा देता हूं, मुझे थोड़ी यहां पर जगह चाहिए। चलिए अच्छा अभी देखिए ऐसे Fe2+ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0.79। तो भाई साहब आपके Fe3+ कितने थे 0.93, दोनों का टोटल था, उनमें से x मतलब 0.79 को मैं माइनस करूंगा तो बचा कितना बचा इन दोनों में से सॉरी 0.93 माइनस 0.79 तो आपका बचा ये 0.14। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं 13 और ये 0.14। चलो तो यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा भाई। आपको क्या पूछा है फ्रैक्शन। अच्छा फ्रैक्शन समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, परसेंटेज तो समझ में आता है भाई। तो ये इनका कहना है कि भाई 0.93 इन दोनों का समेशन है, उनमें से 0.79 जो है वो Fe2+ है, 0.14 वो Fe3+ है, लेकिन उनके परसेंटेज कितने हैं। तो देखो पहले परसेंटेज निकालेंगे तो तब आपको समझ में आ जाएगा भाई कैसे करना होता है। ये भी देखो अगर 0.93 सभी के सभी Fe2+ है तो उनके परसेंटेज कितने होंगे 100%। मतलब यहां पर जो भी आपकी 0.93 जो वैल्यू बन रही है आपकी, समझ लो वहां पर Fe3+ है ही नहीं, 0.93 सारे के सारे सभी Fe2+ ही है तो उनके परसेंटेज 100 हो गए। लेकिन इफ 0.79 Fe2+ तो उनके परसेंटेज तो भाई साहब 0.79 इंटू 100 डिवाइड बाय 0.93। अच्छा चलिए कर लेते हैं 0.79 इंटू 100 डिवाइड बाय 0.93। अच्छा आपका ये जो भी आंसर होगा यहां से वो हुआ आपका 84.946, मतलब नियरली इट इज द 85%। लेकिन मुझे फ्रैक्शन में पूछा है
तो ऑब्वियसली फ्रैक्शन में इसे हम लिखेंगे 0.85, तो ये रहा 0.85 आपका। एंड रिमेनिंग जो 15% बचे वो हो गया आपके Fe3+, राइट। क्योंकि अगर आपने समझ लो, एक अलग रिवर्स मेथड से समझाता हूं कि किसी बच्चे ने ये समझ लिया कि दिस इज द फ्रैक्शन, Fe2+ का फ्रैक्शन 0.79 है, Fe3+ का 0.14 है, तो अच्छा फ्रैक्शन का ऑलवेज समेशन 1 होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। तो भाई साहब इन दोनों का समेशन तो भाई 1 नहीं होता है, वो तो 0.93 होता है। मतलब कि दिस टू वैल्यूज आर नॉट ए फ्रैक्शन और नॉट ए परसेंटेज। अगर कभी कभी आपको परसेंटेज भी पूछते, यहां पर ऐसा होता है व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ Fe2+ एंड Fe3+, तो बच्चे अक्सर 0.79 को 79% लिख देते और 0.14 को 14% लिख देते। लिख दिया भाई साहब, लेकिन थोड़ा दिमाग यूज करो कि भाई साहब 79 प्लस 14 तो वो तो हुए 93%, और परसेंटेज कभी भी 93 मतलब समेशन ऑलवेज 100 होता है। समझ में आ रहा है? तो बस ये वैल्यूज जो है ये आउट ऑफ 0.93, इनके परसेंटेज ये हुए 0.85 और बाकी का जा रहा वो 0.15, तो आपका आंसर हो गया बी। ओके, अच्छे से लिख लेना एक बार इसको भी। चलिए अभी नेक्स्ट आगे बढ़े। अच्छा अभी थोड़ा थियोरेटिकल वाला 21 में क्वेश्चन आया था, विच इज अ नेटवर्क। अभी देखा ना, मैंने आपको बताया था कि कभी कभी बस ऐसे सिंपल, एक्चुअली में वो 1 मार्क्स में आए ऐसे क्वेश्चन है, और अभी आगे जो हमने सॉल्व किया वो एक्चुअली वो 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन था। विच इज अ नेटवर्क सॉलिड फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा नेटवर्क टाइप का I2CO2 H2 का भी नेटवर्क, किसी का भी SiC कार्बोरेंडम, इट इज अ नेटवर्क टाइप सॉलिड। फिर यस अभी हाँ ये एक्चुअली जेन्युइन क्वेश्चन के, इस टाइप के क्वेश्चंस आने के फुल चांसेस है। एक क्वेश्चन में इस तरह से लॉजिक परफेक्ट आपका क्लियर करवा दूंगा कि इसके बेस ऊपर ऐसा कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो गया तो आप सॉल्व कर लेंगे। तैयार है मेरे साथ? ओके चलो तो अभी देखो, एटम्स ऑफ एलिमेंट X फॉर्म, अच्छा X फॉर्म HCP लेटाइस एंड दोज ऑफ द एलिमेंट Y फॉर्म ऑक्यूपाई 75% ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बाय। अच्छा इसके लिए मैंने एक बढ़िया सा टेक्निक निकाला हुआ है, देखो कैसे करना होता है। एक बार एक टेक्निक समझ लो, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखो X एंड Y दो एलिमेंट है। अच्छा सबसे पहले देखो X का अरेंजमेंट क्या है, HCP। अच्छा Y कहां पर है, 75% पार्ट ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड। अच्छा सिर्फ इतना लिखो टेट्राहेड्रल वर्ड। अच्छा HCP में आप एज्यूम कर लो भाई साहब N जितने एटम्स है, तो ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी बनेगी, उससे डबल 2n। तो ये मेन टेक्निक है आपका, समझ लो जो भी लेटाइस में अरेंजमेंट HCP, CCP, BCC कुछ भी दिया है, राइट, वो एग्जाम में आप BCC में 2 होता है, CCP में 4 होता है, FCC में, वो याद करने की जरूरत नहीं, सभी के लिए आप n ले लो तो उससे डबल हो जाएगी आपके टेट्राहेड्रल वर्ड। अभी 75% है बच्चों, तो इसको इतना तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसको 3/4 हम लिख सकते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा इसको 3/4। अच्छा 2 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा अभी नीचे 2। अभी X is to Y इनका रेशियो अगर हम लेंगे तो N is to यहां पर 3n/2, n कैंसल, हमारा ये जो 2 है वो जाएगा डिनोमिनेटर में तो ऊपर न्यूमरेटर में, तो इसका जो भी होगा इट इज 2:3। मतलब क्या हुआ, X2Y3 टिंग टिंग टिंग। तो कहां पर है भाई X2Y3, आंसर अपना C हो गया। ओके क्लियर। तो ये मेथड यस लेजेंड लेवल की बेस्ट टेक्निक है, जो सारी चीजें हम हमारी महारथी बैच में पढ़ाते हैं, बस वो सारी चीजें जो सारी टेक्निक है बस गुजसेट के लिए आपको इस फ्री योद्धा बैच में पढ़ा रहे हैं, ताकि यार गुजरात के हमारे जो भी सारे बच्चे किसी का बच्चे का भी रिजल्ट कम ना हो जाए। ओके चलिए अभी आगे बढ़े और एक लेजेंड लेवल के क्वेश्चंस। हाँ भाई साहब इसमें कुछ लेजेंड की जरूरत नहीं है, सेम क्वेश्चन 2021 एंड 2022 में रिपीट हुआ। जब ऊपर वाला मेहरबान होता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब मेहरबान नहीं होता तो हमारी फाड़ देता है। मतलब कि भाई साहब अभी इस साल जो 2023 में जो पेपर आ गया ना, उसमें छप्पड़ फाड़ के नहीं दिया, हमारी फाड़ के गया पेपर, है ना। मतलब ये डायलॉग बन जाएगा, ऊपर वाला मेहरबान तो देता है छप्पड़ फाड़ के, अगर मेहरबान नहीं हुआ तो हमारी फाड़ देता है। तो बस सेल एज लेंथ BCC CCP एंड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज रिप्रेजेंटेड एज। अच्छा लेंथ तो आपको सबकी यार पता होती है कि जो लेंथ होती है वो आपकी एज लेंथ। अच्छा तो भाई BCC में आप सबको पता है कि 4r/√3 वैल्यू है, तो ये 4r/√3। फिर CCP में 2√2, यहां पर कॉमा रहेगा, आंसर आपका D हो जाएगा।
एंड ये सिंपल, अच्छा कुछ भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, सिंपल से भी पता चल जाएगा। सिंपल क्यूब में 2 आ रहा है तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन ऐसे कि जहां पर 2 आ रहे, तो बाकी के ये 2 तो वैसे ही कैंसिल हो गए। समझ में आ रहा है? तो कभी कभी ऐसा होता है कि यार पूरा आंसर नहीं पता लेकिन थोड़ा बहुत भी पता है, तो थोड़ा लॉजिक से आप यूज कर सॉल्व कर लेंगे, तो यहां पर आंसर डी हो जाएगा। चलिए अभी आगे। अच्छा अभी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखो एटम्स ऑफ एलिमेंट एन, मेन जो वर्ड्स है वो आपको एग्जाम में मेरी तरह अंडरलाइन करने। एन फॉर्म्स HCP, M ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ, अभी यस अगेन टेट्राहेड्रल वॉइड आया। What will be the formula of the compound formed by the elements capital M and N? अभी जैसे हमने किया जल्दी जल्दी बस वैसे ही लिखेंगे and M, थोड़ा इस बार स्पीड में लिखेंगे। N जो है वो HCP फॉर्म करता है बच्चों, तो इसके लिए हम कितना एज्यूम करेंगे N। अभी M हमारा कहां पर है, टेट्राहेड्रल वॉइड में, तो ऑब्वियसली इससे डबल होंगी हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड 2N। अच्छा इसका कितना पार्ट कवर करता है, वो 1/3। तो अभी जैसे हमने किया यहां पर देखो N एंड M है, यहां पर M एंड N है, तो मिस्टेक मत कर देना, बस यहां पर बच्चे अक्सर मिस्टेक कर देते हैं। M इज टू N का रेशियो है, तो ये रेशियो हो जाएगा 2N/3 इज टू N, N कैंसल, 3 जाएगा इधर, तो ये हो गया 2:3। कहां पर है, ये सी ऑप्शन M2N3 आंसर हमारा करेक्टली बस इसके साथ मैच हो गया। तो 2022 में इस टाइप का क्वेश्चन आया था भाई साहब, लेकिन 2020 में, हाँ नहीं सॉरी 2020 में वो थोड़ा लेजेंड लेवल का थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लंबा क्वेश्चन था। तो लेकिन इन जनरल सारे क्वेश्चंस, इतने सालों की हमारी हिस्ट्री देखे, हर चैप्टर में मैं आपको इस तरह से गाइड करूंगा कि भाई इतने सालों से देखे तो ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से, एक तो भाई साहब ये वाला टॉपिक है जो ये 1/3 2/3 टेट्रा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स वाले वो क्वेश्चंस, फिर अभी लास्ट 3 साल में नहीं है लेकिन उसके प्रीवियस ईयर्स में हम देखेंगे, तो जो आपके ये जो आपने फॉर्मूला भी एक हमने सॉल्व किया ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये फॉर्मूलाज आपको आते हैं, तो इसके बेस क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आ जाता है भाई आपको। आर स्मॉल आर रेडियस या तो एट लेंथ स्मॉल ए, राइट, दोनों में से कोई एक चीज वो दे देंगे, एक चीज आपको फाइंड करनी होती। इसके तरह के क्वेश्चंस भी बहुत आते रहते हैं। ओके चलो अभी हम आए चैप्टर नंबर 2 में, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट that can be dissolved in a specified amount of a given liquid solvent does not depend upon, किसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करता भाई साहब, टेम्परेचर पर डिपेंड करता ही है भाई। हम घर पे वाटर में शुगर को डिसॉल्व करके जो चाशनी बनाते हैं ना, हाँ भाई साहब वो तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होता है तो सॉलिड की लिक्विड, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड सॉल्यूट है ना, तो लिक्विड में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, तो डिपेंड्स करता है। नेचर ऑफ सॉलिड उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, हाँ सॉलिड में कभी भी प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता है, तो दिस इज योर आंसर कि भाई इसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है प्रेशर के ऊपर। तो यहां पर जो भी सारे ऑप्शन है ये डी ओनली 3। फिर द मोलारिटी ऑफ एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ एनी सॉल्यूट हैविंग द मोल फ्रैक्शन ऑफ 0.20, इस तरह के जो कंसंट्रेशन टर्म्स वाले क्वेश्चन होते हैं बच्चों, वो अक्सर यार बहुत आपको परेशान करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने इस चैप्टर में ज्यादा प्रैक्टिस की होगी, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, ऑस्मोटिक, कोलिगेटिव, वो सारी चीजों की प्रैक्टिस करेंगे और सोचेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स से तो नहीं पूछेंगे भाई 11th स्टैंडर्ड का है, लेकिन यार ये लोग 12th में भी और गुजसेट में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे थे। देखियो अभी मोल फ्रैक्शन 0.25, इसको सॉल्व कैसे करना है, इसके बेस पर हम ये लिख सकते हैं वी नो दैट, अच्छा ये तो लिखना ही होता है, मोल्स, मैं अभी थोड़ा अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसके बेस पर हम लिख सकते हैं 0.25 मोल होगा मोल फ्रैक्शन से, एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो भी है वो आपका होगा 0.75 मोल, राइट। अच्छा अभी देखो आपको फाइंड करना है मोलालिटी। अच्छा मोलालिटी का फॉर्मूला है कि ये फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, राइट। आपने मोलारिटी का ऐसा देखा होगा, कैपिटल M इज इक्वल टू N अपॉन V, देखा आप सभी ने, कॉन्सेंट्रेशन C इज इक्वल टू या मोलारिटी M इज इक्वल टू N अपॉन V, हाँ भाई साहब देखा है। तो बस इसी तरह से स्मॉल m इज इक्वल टू उसी तरह से मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अभी यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ऐसा होता है, मोलारिटी है तो यहां पर डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है, यहां पर जो होगा वो होगा मास
ऑफ सॉल्वेंट। अभी ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, दैट्स वाई इन केजी। अच्छा ये फॉर्मूला है, तो ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हमारे पास है, मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? तो देखो भाई, ये मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अच्छा मोल्स कितने हैं भाई साहब? 0.75। मास हमको नहीं पता है, वही तो निकालना है, मॉलिक्यूलर मास 18। तो यार मास ऑफ सॉल्वेंट 0.75 इंटू 18 करेंगे, 0.75 इंटू 18 13.5, ये होगा आपका ग्राम में, क्योंकि ये 18 ग्राम लिया है ना, तो ये ग्राम में। इसको अगर हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय आपको 1000 करना है, तो सिंपली 0.0135 केजी। तो यहां पर अगर हम वैल्यू मोलालिटी की फॉर्मूला में रखे थे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.25, अच्छा मास ऑफ सॉल्वेंट 0.0135, तो भाई साहब मोलालिटी निकाल देंगे, 0.25 डिवाइड बाय 0.0135 कितना हुआ? 18.5। यस ऑप्शन ए 18.51। यस आंसर आ गया आपका 18.518। सो योर 518 मोलल, तो दिस इज योर आंसर ऑप्शन ए। ओके, तो ये थोड़ा लॉजिकली टफ था भाई साहब, ये 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन नहीं है, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में कह सकते हैं, ऐसा न्यूमेरिकल है। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ 0.25। तो यहां पर मैं कुछ चीजें आपको मेंशन कर देता हूं, जो मेन जो है ना, दिस इज योर रिमेंबर वाला पार्ट, ये आपको पता होना चाहिए। ये तो अच्छा कर लेंगे, इसके बाद ये भी आपको रिमेंबर याद रखना है कि कैसे मोलालिटी की फॉर्मूला है। ओके चलो लिख लो, उसके बाद आगे जाते हैं। अच्छा भाई अभी गंदा वाला क्वेश्चन आया भाई साहब। ये भी क्वेश्चन आपका जो है ना, वो मतलब 1 मार्क्स वाला नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.5 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ CH3COOH हैविंग द 2 pH एट टेम्परेचर T इज। अच्छा अभी आपका CH3COOH जो भी है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है भाई साहब, इट इज योर वीक इलेक्ट्रोलाइट। यस, तो इसका 100% डिसोसिएशन तो होगा नहीं। और यार अक्सर 100 में से 99 बच्चे ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि भाई 0.5 दिया है तो 2 pH का क्या करना है, क्योंकि सबको पता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू CRT। तो CRT में भाई ये 0.5 रख देंगे, RT तो बस एज इट इज करना है। तो ये 2 pH का क्या यूज है? देखो पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, एक बार पूरा करवाऊंगा सॉल्यूशन, फिर से उसको रिपीट करके समझाऊंगा, तब डिटेल में समझ में आएगा कि भाई यार क्या लेजेंड लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं। और इसके लिए यार लेजेंड लेवल की सारी टेक्निक आपको आनी चाहिए। हाँ यहां पर जो भी लास्ट 3 इयर्स के हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई इस चैप्टर के जितने भी सारे टॉपिक है, सारे टॉपिक्स आपके A to Z कवर हो जाए। उसके लिए यार आपको बहुत सारे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी आपको घर पे खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट प्रीवियस ऐसे जेई नीट को उनके सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपको कॉन्सेप्ट बूस्टर वगैरह में जो दिए हुए, वो सारे क्वेश्चंस आप थोड़े प्रैक्टिस करो। तो देखो यहां पर कैसे करना होता है, थोड़ा शांति से सॉल्यूशन समझो इसका। ये देखो ये आपका है CH3COOH, अगर उसका डिसोसिएशन होगा तो वो बनेगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस। अच्छा अभी बच्चों हम सबको पता है एट कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन 11th स्टैंडर्ड का थोड़ा याद करो तो ऐसा होता है 1 माइनस अल्फा सी। याद आया कुछ 11th स्टैंडर्ड? हाँ, तो मतलब कि यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई साहब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू अल्फा सी एट इक्विलिब्रियम। हाँ भाई साहब, तो अच्छा अभी अल्फा क्या होगा, इसमें से मुझे अल्फा निकालना है। यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन सी,
कुछ थोड़ा लिटिल समझा देता हूं आपको, समझने के लिए भी हम इकट्ठा हुए। देखो यहां पर कंसंट्रेशन मुझे 0.5 दिया है। अभी ये कंपाउंड मेरा वीक कंपाउंड, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये अगर मैं इनिशियली 0.5 ले रहा हूं, 0.5 मोलर, तो इसका 100% डिसोसिएशन नहीं होगा। अगर मैं एज ए एग्जांपल भाई मेरे पास HCl है, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग है या नहीं? हाँ है। HCl का डिसोसिएशन होता है भाई साहब H प्लस एंड Cl माइनस में। हाँ, अगर इस HCl को मैंने 0.5 लिया तो H प्लस भी 0.5 होगा, Cl माइनस भी 0.5 होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है, 100% डिसोसिएशन होता है। लेकिन ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका 100% डिसोसिएशन नहीं होता है। तो कितना होता है वही तो फाइंड करना है भाई। ये अल्फा का मतलब यही है, डिसोसिएशन, अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन। रेडी? ये जो अल्फा है, तो अच्छा H प्लस कितने होंगे? तो भाई जितने परसेंट, जितने फ्रैक्शन में डिसोसिएट होगा उसका जो भी आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका अल्फा C मिलेगा। तो देखो H प्लस का मुझे यहां पर कॉन्सेंट्रेशन C 0.5 पता है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कहां से निकालेंगे? ये जो गंदी वाली चीज दी है ना 2pH, हाँ, तो इसके लिए आपको दिया वो साइड में पूरा रफ वर्क करना पड़ेगा कि भाई H प्लस। इसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं कि भाई H प्लस कैसे मिला हमको। तो H प्लस के लिए आपको देखो यस, pH इज इक्वल टू 2। तो एक शॉर्टकट टेक्निक बता देता हूं कि भाई इसका मतलब ये होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, जो भी आपका यहां पर 2, 3, 4 जो भी नंबर दिया उसको 10 पावर में माइनस करके लिखना है। मतलब कि ये जो वैल्यू हुई वो आपकी हुई 0.01 मोलर। समझ में आ रहा है? जो भी आपका pH है उसको 10 के पावर में लिखो, 10⁻², मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हुआ 10⁻²। दैट्स वाई यहां पर 0.01 डिनोमीटर में 0.5, तो आपका अल्फा जो है वो कितना बनेगा? 0.01 डिवाइड बाय 0.5, तो 0.02। अच्छा, क्यों अल्फा फाइंड किया? पता चल जाएगा आपको कि H प्लस हमने देखो ऐसे निकाल लिया यहां से। ओके, इतना पार्ट। सर अभी हमको पूछा था ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ भाई हाँ, बताते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई, जो भी फॉर्मूला, ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं? सर इक्विलिब्रियम क्यों पढ़ा रहे हो? हमको सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाओ। हाँ भाई साहब, ये गुड सेट है, इसमें जेई नीट लेवल के, नीट से भी ऊपर का लेवल का क्वेश्चन है। नीट में भी इतना लंबा क्वेश्चन कभी नहीं आता है। ये जेई लेवल के क्वेश्चन है जो गुड सेट में पूछते हैं, क्योंकि वो आपको मारने के लिए है ना। मैंने बताया था आगे, ऊपर वाला जब मेहरबान होता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, नहीं मेहरबान हुआ तो हमारी फाड़ देता है। तो बस वैसे ही ये आपका फाड़ देगा अभी। तो देखो अभी कैसे सॉल्व करना है मेरी जान। इसको सॉल्व करने के लिए इतना तो भाई pH क्यों दिया था वो तो समझ में आ गया भाई। अभी देखो अल्फा का क्या यूज है, तो हम सबको पता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। अच्छा, डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1। ये फॉर्मूला पता है? नहीं पता है तो भाई आज समझ लोगे ये फॉर्मूला होती है हमारी, बहुत सारे नोट्स में बहुत जगह पर हमने आपको दे दिए। रेडी? जो हमारे निंजा नोट्स है वहां पर भी आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है भाई I-1 अपॉन N-1। अच्छा, अल्फा आपने निकाल लिया है? हाँ भाई साहब, ये रहा आपका अल्फा, तो रख दो यहाँ पर 0.02। फिर आई हमको नहीं पता, आई फाइंड करना। सर कहां पर पूछा है आई फाइंड करना? बताते हैं, रुक जाओ। N-1, अगर ये CH3C रिवोल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये कि ये दो पार्ट में, दो आयंस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। दैट्स वाई ये 2-1, मतलब ये हुआ आपका 1। तो देखो यहां पर क्या हुआ, 0.02 इज इक्वल टू I-1, सो I इज इक्वल टू 1.02। सर क्यों इक्विलिब्रियम पढ़ा रहे हो? क्यों भाई साहब आई निकाल रहे हो? बिकॉज अभी सुनाते, अभी समझाते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर आई इज इक्वल, पाई इज इक्वल टू ICRT। ओ, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है
तो स्ट्रॉन्ग या वीक इलेक्ट्रोलाइट जब भी होते हैं, मतलब कि ऐसे कंपाउंड्स जिसका डिसोसिएशन होता है, उन कंपाउंड्स के लिए हमारी जो भी सारी फॉर्मूलाज है, उन फॉर्मूलाज में आगे एक वन टॉप फैक्टर आई ऐड हो जाता है। तो भाई साहब हमें आई नहीं पता था, कंसंट्रेशन सी तो भाई क्वेश्चन में दिया था, आरटी तो लेना नहीं है, तो आई क्या कैसे पता करेंगे? तो भाई हमको ये फॉर्मूला पता थी, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। अच्छा, आई यहां से निकालने के लिए भाई साहब अल्फा चाहिए, तो अल्फा कैसे निकालेंगे? तो भाई साहब यहां से अल्फा निकाल सकते थे, लेकिन भाई साहब यहां पर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है, वो कहां से निकालेंगे? वो पीएच दिया है, यहां से निकालेंगे। कितने सारे स्टेप्स कनेक्टेड है, ये सेम क्वेश्चन आपको 5 टाइम्स अपने आप सॉल्व करना है एक दो दिन के गैप में, तब आपके दिमाग में लॉजिकली परफेक्ट स्ट्रांग बैठेगा। अच्छा, इस तरह से इस सीक्वेंस में सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, और एक्चुअली में एआई ट्रिपल ई और जेई मेन के लेवल के क्वेश्चन अभी इसके बाद अभी कर लेंगे। पाई इज इक्वल टू आई का वैल्यू 1.02, कॉन्सेंट्रेशन सी 0.5, आरटी तो 1.02 इंटू 0.5, तो ये हुआ 0.51। यस, आ गया हमारा आंसर 0.51 RT। तो फाइनली द ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.51 RT। कितना गंदा लेवल का सॉल्यूशन है ना। हाँ, बस इसलिए मैंने मोस्ट आईएमपी लेजेंड लेवल के सारे क्वेश्चन शांति से बैठकर इस सेशन में भी हम सॉल्व करेंगे, बस इसीलिए तो सारे क्वेश्चंस आपके लिए डिस्कस किए, राइट। चलो इसका भी सॉल्यूशन लिख लो। चलो अभी आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वियस सॉल्यूशन हैव अ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, ये काफी इजी है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, सभी का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो भाई साहब यहां पर यूरिया है जिसका डिसोसिएशन नहीं होता है, तो आंसर ए। अभी आगे जो 2020 में क्वेश्चन आया था कैसा था, अभी 21 में क्वेश्चन देखो, है ना, कभी छप्पड़ फाड़ के कभी हमारी फाड़ के, बस ऐसे ही। बस देखो 0.3 ग्राम इथेनोइक एसिड इज अ 50 ग्राम बेंजीन हैविंग द मोलारिटी। फिर से भाई कंसंट्रेशन वाला क्वेश्चन है, लेकिन काफी इजी है। मोलारिटी फाइंड करना है, 50 ग्राम सॉल्यूट दिया है, सॉरी सॉल्वेंट, एंड 0.3 ग्राम इथेनोइक एसिड। तो वी नो दैट मोलारिटी इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला लिखता हूं डायरेक्टली बोल देता हूं, 1000 इंटू मास ऑफ सॉल्यूट 3 मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड मतलब हमारा एसिटिक एसिड, तो उसका 60 होता है। अगर नहीं आता है तो आप इस से कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर 50। अच्छा, तो ये क्या होता है देख लीजिए भाई, 3000 ऊपर, तो उसको डिवाइड करना है 3000 से। अच्छा, 1 हो गया आंसर भाई साहब, बी बॉम्बे। अच्छा, ये सिंपल हो गया भाई, बहुत ही सिंपल। 3000 6 5 ये हो गया, ये भी 3000, तो आंसर हो गया आपका 1। कैलकुलेटर की भाई साहब जरूरत ही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी बॉम्बे। अच्छा, ये भी सिंपल लेवल का। विच मेथड इज यूज टू रिमूव सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। काफी सिंपल, टेक्स्ट बुक के 2021 है। कौन सा साल है? कोविड वाला, जब मास प्रमोशन मिला था उस वक्त सिर्फ एडमिशन प्रोसेस इंजीनियरिंग का भाई किसके बेस करे, तो भाई कोई तो एग्जाम लेना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम तो कैंसिल कर दिया है, तो भाई साहब ये कोई छोटा मोटा इजी वाला एग्जाम ले लो, तो रिवर्स ऑस्मोसिस आंसर हो गया इसका। तो सिंपल वाले क्वेश्चन थे। अभी 2022 में क्या आया था देखिए, हाँ वो भी थोड़ा कुछ सिलेबस बस उस वक्त भी ऐसा ही था। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलल यूरिया। अच्छा, 1 मोलल यूरिया, हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करने हैं, तो देखो ये 1 मोलल यूरिया सॉल्यूशन, बच्चों क्या मतलब होता है इसका? 1 मोल यूरिया इन 1000 ग्राम और 1 kg सॉल्वेंट। फुल फॉर्म ये होता है। अच्छा, मुझे मोल फ्रैक्शन फाइंड करने, तो भाई साहब मोल फ्रैक्शन ऑफ आपके जो भी सॉल्यूट है, मतलब यूरिया, तो क्या होगा? मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन डिनोमिनेटर में मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर H2O। मोल्स ऑफ यूरिया हम सबको पता है 1 मोलल है, तो भाई साहब 1 प्लस, अच्छा अभी जो 1000 है तो वाटर की मोलालिटी कैसे फाइंड करते हैं, नहीं पता है तो साइड में लिख कर दिखा देते हैं कि भाई मोल्स ऑफ
H2O, moles of H2 is equal to given mass 1000, molecular mass 18, तो इसकी वैल्यू होती है 55.55, याद रखना। ओके, हमें डायरेक्टली याद है 55.55। तो अब 1 डिवाइड बाय, कैलकुलेटर में कर ले, 1 डिवाइड बाय 56.55, 0.017, आंसर आपका है बी बॉम्बे। ये हो गया 0.017, अच्छा सॉरी बॉम्बे, नॉट ए कलकत्ता, हाँ 0.01768 एग्जैक्ट यही आंसर आता है, 0.01768, 0.01768 कितने नियर आंसर देखो, 0.018 है ना, 1876, मतलब काफी क्लोज है, मतलब कुछ भी यहां पर मिस्टेक हुई तो गए समझो। ओके, चलो आगे बढ़े। अच्छा, ये भी थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है 2022 में, मतलब ये देखो कि 21 एंड 22 2 साल अच्छे इजी पेपर आए थे, तो अभी 23 में क्या होगा पता नहीं। वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट के टेक्स्ट बुक में दिया है कि भाई हेनरी कांस्टेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो के भी आपका इंक्रीज होता है। तो नो अफेक्ट बाय चेंजिंग टेम्परेचर, नहीं भाई साहब, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेक्स्ट बुक का सेंटेंस है, सभी को पता होगा। चलिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर आई व्हेन 80% CaCl2 इज डिसोशिएट। अच्छा, कभी कभी बच्चे ऐसा सॉल्व कर देते हैं कि भाई 100% समझो CaCl2, तो भाई साहब 1 कैल्शियम एंड 2 क्लोरीन, तो भाई 100% डिसोशिएट होगा तो 3, तो 80% में कितने, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट जो भी आपका अल्फा है उसका फॉर्मूला है I-1 अपॉन n-1। अल्फा आपका 80%, मतलब कि भाई साहब 0.80, I-1 जो भी है उसके लिए, तो I हमें फाइंड करना है -1, n कितने डिसोशिएट होकर बन सकते हैं 3 - 1, तो ये हुआ 2 इंटू 0.80, तो ये हुआ 0.80 इंटू 2 इज इक्वल टू I-1, तो ये हुआ आपका 1.60 इज इक्वल टू I-1, तो भाई साहब I इज इक्वल टू 2.60, यहां पर आंसर ए मतलब नियरली 2.60 है, तो एग्जैक्ट आंसर वो आता है, लेकिन बुक में या क्वेश्चन में जो भी कहो यहां पर ये 2.70 है, तो नियरली 2.70। ओके, तो ये स्टेप मिस मत करना, ये भूल जाते हैं बच्चे। ओके, ये मेथड करेक्ट नहीं है। 100% तो 3 आयंस, तो भाई साहब 80% में कितने, दिस इज अ रॉन्ग मेथड। ओके, बहुत सारे बच्चे ऐसे कर देते हैं। चलो अभी आगे जाए। हाँ, अभी थोड़े लॉजिक वाले क्वेश्चन आए, सॉल्विंग या कैलकुलेटर का जरूरत बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगी। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फॉलोइंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच वन इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये सारा दिमाग का खेल है, सारी चीजें दिमाग में करनी होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट किसी का रिडक्शन करता है, खुद का ऑक्सीडेशन करता है, किसी का रिडक्शन करता है, खुद का ऑक्सीडेशन करता है। चलो इतना दिमाग में बैठ गया। अभी ये जो सारी वैल्यूज दी है ना, वो वैल्यूज आपको फाइंड करना आना चाहिए। देखो यहां पर Cr2O7 में क्रोमियम यहां पर +6 में रहता है, +6 से +3, ये रिडक्शन हुआ तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है। MnO4 माइनस में Mn +7 में होता है, +7 से +2, अगेन वैल्यू रिड्यूस, तो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। फिर Br 0 से -1 रिडक्शन, यहां पर Zn +2 से 0, तो ये भी वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो ये भी सारे वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल की है। इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स मुझे लिखने पड़ेंगे, क्यों भाई? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वही बन सकता है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट है। नहीं समझ में आया? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मतलब किसी का वो रिडक्शन करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा। खुद का ऑक्सीडेशन सबसे फास्ट कौन करेगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। तो ये जो सारी वैल्यूज दी है ना, इनको मैं अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर्म में अगर मैं लिखता हूं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो सबसे पहला वाला है वो बनेगा -1.33 वोल्ट, जो सेकेंड वाला है वो बनेगा -1.51 वोल्ट, ये बनेगा -1.06
0.09 वोल्ट और ये जो माइनस है ऑलरेडी वो बनेगा प्लस 0.76 वोल्ट। अच्छा, तो अभी यहां पर देखेंगे यस आपका जो भी कंपाउंड है, यस यहां पर सबसे ज्यादा हुआ 0.76। तो अच्छा, यहां पर जो ऑप्शन में आपको दिया है ना वो आपका आंसर बनेगा यहां पर डी। कैसे? देखो, आपको जो सारी जिंक MnO ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.75 79। अच्छा, अभी देखना ऑक्सीडेशन, ये जो है रिडक्शन पोटेंशियल, इसको ऐसे लिखेंगे अगर E0 Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस इज इक्वल टू 0.79। तो ये जो सारे ऑप्शंस दिए उनमें से सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी, Cr3 प्लस वाला देखे तो इसको मैं अगर रिवर्स करके लिखता हूं, जो सबसे पहला E0, इसको ऐसा लिखते हैं भाई Cr3 प्लस ऑब्लिक Cr2O7 2 माइनस, ये ब्रैकेट में लिख देते हैं, समझ लो। अच्छा, तो भाई Cr3 प्लस का ये इसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सॉरी इसका ऑक्सीडेशन में जो पावर है तो +3 से +6, क्रोमियम को खुद को +3 से +6 में कन्वर्ट करना है, उसके लिए वो पोटेंशियल कैसा शो कर रहा है, नेगेटिव शो कर रहा है, मतलब कि उसका मन नहीं है। अगर आपको पूछेंगे कि भाई कोई XYZ किसी आइटम का आपको नाम बता दिया, समझ लो कि भाई आपको बता दिया पानी पूरी है मतलब गोलगप्पे, या आपको बता दिया कि भाई पाव भाजी है या पिज्जा या बर्गर, कुछ वो चीजें, मुझे मेरी वाइफ अगर पूछेगी कि आज खाने में रात को पिज्जा बना है, तो ये फेशियल एक्सप्रेशन, या मैं सर भी नहीं, बस ऐसे पिज्जा बना है, ये मेरी स्माइल कह देती है कि मैं इसके लिए हाँ कह रहा हूं। और मुझे बोला जाए कि भाई करेला का साग बना है, तो ये मेरा फेशियल, मैंने नहीं हाँ बोला नहीं ना बोला, लेकिन मेरे एक्सप्रेशन कह देते थे कि भाई मुझे ये चीज नहीं करनी है, मैं इसमें एग्री नहीं हूं। समझ में आ रहा है? बस वैसे इसकी जो नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू ही हमें ये चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि भाई इसको +3 से +6 में कन्वर्ट नहीं होना है, +3 में वो ज्यादा स्टेबल है। बट यहां पर जिंक थ्रू जिंक +2 0 से उसको Zn2 प्लस में कन्वर्ट होना है, पॉजिटिव वैल्यू, मतलब कि भाई साहब ये जो है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। तो भाई स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जब भी आपको ऐसा देते हैं जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा हो या तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम हो, दोनों चीजों में जो भी आपको कंफर्टेबल है, स्ट्रॉन्गेस्ट आप लिख लेना, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल या बिगेस्ट वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा जिंक। चले आगे बढ़े। अच्छा, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट द ग्राफ ऑफ लैम्बडा m अगेंस्ट √c गिव्स अ नेगेटिव स्लोप। अच्छा, आपने वो ग्राफ देखा, ये ग्राफ आपका इस तरह का था, ये लाइन, फिर एक जो आपका जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहता है इसका ये था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस तरह का कुछ, तो ऑब्वियसली ग्राफ आपका कहां पर नेगेटिव में ही जा रहा है, और एक ग्राफ आपका इस तरफ इस टाइप का था भाई साहब, मतलब ये जो भी आपके लाइन थी वो y एक्सिस को कट नहीं करती थी, याद आ गया, ये आपका लैम्बडा यहां पर √c, तो ये जो आपका ग्राफ था इट इज फॉर वीक। अच्छा, तो यहां पर कोई स्लोप की बात ही नहीं है, क्योंकि ये कहां पर बस स्लोप कहां पर आता है, बस स्ट्रेट लाइन होती है वहां पर स्लोप आता है, तो भाई ये स्ट्रेट लाइन है। तो अच्छा, एसिटिक एसिड भाई साहब वीक है, सोडियम एसीटेट स्ट्रॉन्ग है, ये वाटर वीक है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब किसी को नहीं पता है तो NH2OH, तो भाई साहब ये भी वीक है। तो वीक वाले जो भी सारे उनके लिए कर्व आएगा, सिर्फ जो स्ट्रॉन्ग होगी उनके लिए भी इस तरह की लाइन होगी, तो जो भी इनका स्लोप बनेगा क्या होगा, वो नेगेटिव। ओके, तो आंसर आपका हो जाएगा ये बी। अच्छा, थोड़ा लंबा वाला क्वेश्चन, थोड़ा शांति से पढ़ना पड़ेगा भाई। क्या दिया है क्वेश्चन में, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हैलाइड ऑफ मेटल, हैलाइड ऑफ मेटल मतलब मेटल है उसके साथ हैलाइड में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, पासिंग 1.5 एम्पियर करंट, जो मेन चीजें मैं अंडरलाइन करता जाता हूं, 10 मिनट के लिए पास करते हो, इतना ग्राम मेटल डिपोजिट होता है, एटॉमिक मास ऑफ मेटल इज 63 है भाई। देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द मेटल हैलाइड,
मेटल हैलाइड की फॉर्मूला क्या होगी, ये भी यार गुस्सेट लेवल का क्वेश्चन नहीं है, जेईई नीट लेवल का थोड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे सॉल्व करना होता है। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला पता होनी चाहिए कि W जो भी मास है उसका ये EIT अपॉन 9650 ये शॉर्टकट मेथड है। अब तो यहां पर देखो W दिया हुआ है कितना है भाई 0.2938। इक्विवेलेंट मास मुझे नहीं पता है भाई, इसके लिए तो भाई ये फॉर्मूला है। I मुझे दिया था कितना भाई साहब 1.5 एम्पियर 10 मिनट के लिए, उसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 सेकंड से भाई साहब मल्टीप्लाई कर लिया डिवाइड बाय 96500। तो बस कैलकुलेटर में मैं डायरेक्टली कर लेता हूं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते 0.2938 मल्टीप्लाई बाय 96500। तो ये वैल्यू आपकी कुछ आई, ई को मैं सब्जेक्ट बनाता हूं, ये है 28351.7 और डिवाइड बाय ये होल पूरा पार्ट 1.5 इंटू 10 इंटू 60। तो भाई साहब ये हुआ पूरा 900। तो ये आपका जो भी ई इक्विवेलेंट मास कितना बनता है 28351.7 डिवाइड बाय 900 31.50 ग्राम, ये हुआ आपका इक्विवेलेंट मास। अच्छा इसका क्या करेंगे बताते हैं। देखो अभी वैलेंसी, अच्छा वैलेंसी इज इक्वल टू क्या होता है इक्विवेलेंट मास अपॉन एटॉमिक मास। अच्छा इक्विवेलेंट मास कितना आया 31.50 डिवाइड बाय ये 63, तो 30, हाँ तो ये 0.5 आएगा ना 31.5 डिवाइड बाय 63, यस 0.5, सॉरी एटॉमिक मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। वैलेंसी कभी 0.5 में नहीं होती है, थोड़ा रिवर्स करना पड़ेगा इसको, एटॉमिक मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, एटॉमिक मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, तो 63 डिवाइड बाय 31.50, तो ये हो गया आपका 2। मतलब जो भी मेटल है बच्चों उसके ऊपर चार्ज आपका आएगा +2, वैलेंसी 2 है तो ऑब्वियसली वो 2 क्लोरीन के साथ अटैच होगा। तो आंसर आपका ये हो गया MCl2, ये बिकॉज ऑफ दिस। ओके कैसे मेटल के ऊपर चार्ज +2, दैट्स वाई उसके साथ 2 क्लोरीन, तो वो बनेगा MCl2 लाइक MgCl2 CaCl2। एक सैंपल हमने लिया पर MgCl2 और CaCl2, और लेकिन ये 63 है तो कोई एलिमेंट हो सकता है, शायद ये 63 मतलब कैल्शियम सॉरी कॉपर हो सकता है, राइट। ओके एग्जैक्ट जो भी है वो कॉपर ही लिख देते तो अच्छे से समझ में आएगा, लाइक चलो भाई साहब लाइक CuCl2। ओके चलो अभी आगे बढ़े। अच्छा अभी थोड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन नहीं है, मतलब सॉल्विंग वाला नहीं है, लॉजिक वाला है। विच प्रोडक्ट आर ऑब्टेन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। काफी सिंपल, इलेक्ट्रोलिसिस करना है सोडियम क्लोराइड का, Cl2 होता है, फिर एक क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस एंड NaOH जनरेट होता है। तो ये हाँ ये रहा NaOH होता है, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, इतने गैसेस होते हैं, राइट। फिर यूजिंग द डेटा गिवन बिलो फाइंड आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट, फिर से वही आया स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो अभी अभी हमने लिखवाया था स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्या होता है स्मॉलेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। ये जो सारी टेक्निक है ना भैया लेजेंड लेवल की टेक्निक, हम वो हमारी महारथी बैच वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। वो जो सारी टेक्निक है अभी यहाँ पर वो महारथी से भी योद्धा बैच में आ रही है, तो सारी चीजें छोटी छोटी जो भी चीजें वो लिखते रहे ना,
तो यार इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सारी चीजें आपको हेल्प कर देगी। तो देखो स्मॉलेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, अभी जो भी सारी वैल्यूज है यहां पर देखेंगे डायरेक्टली स्मॉलेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल 0.74 है, लेकिन मरने वाली बात यह है कि यहां पर Cr3 प्लस क्रोमियम दोनों दिए हुए हैं। अभी आंसर Cr3 प्लस आएगा या क्रोमियम आएगा? तो आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चंस मिले तो जो भी सेकेंड वाला है ना, दिस विल बी योर आंसर। कैसे? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे का रिडक्शन करता है, खुद का ऑक्सीडेशन करता है। तो अगर इन सारी वैल्यूज को मैं अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करूंगा तो E0 क्रोमियम से क्रोमियम प्लस 3 बनना है, तो उसमें ये वैल्यू आएगी -0.74। आप बोलेंगे सर -0.74 है, तो ये सारी वैल्यूज भी उल्टा रिवर्स हो जाएगा, हो जाएगा। तो सभी में माइनस माइनस माइनस, तो सबसे भले ना भाई ये -0.75, लेकिन इट इज अ बिगर देन -1.51। तो ये जो भी सारी वैल्यूज उनको रिवर्स माइनस में करेंगे तो ये वैल्यू सबसे बड़ी होगी। मतलब कि भाई क्रोमियम को क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट होना है तो इन सभी से क्रोमियम का नेचर ज्यादा है। किसमें? क्रोमियम से क्रोमियम +3 में कन्वर्ट होने का। इसकी वैल्यू पॉजिटिव, मतलब सॉरी बड़ी वैल्यू यही शो करती है इन सभी के कंपैरिजन में। तो आपको अक्सर ये बच्चे मिस्टेक करते हैं जब इस तरह के दोनों ऑप्शन दे देते हैं, तो Cr3+ आएगा, Cr आएगा, तो जो सेकेंड वाला है वो आपका आंसर होगा। लेकिन इस साल थोड़ा डिफिकल्ट करके स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ लिया तो फिर उस हिसाब से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई योर आंसर इज अ सी। ओके, अच्छा, विच इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, एक मुझे सेल दिया है Mg का, यहां पर Mg से Mg+2 ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लोरीन का 0 से -2 -1 मतलब रिडक्शन हो रहा है, ओवरऑल -2 तो रिडक्शन हो रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड Mg वाला होना चाहिए एंड राइट हैंड साइड क्लोरीन वाला। तो ये तो दो ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो गए। अब इन दोनों में Mg ये पार्ट दोनों में सेम जा रहा है, लेकिन यहां पर क्लोरीन है और यहां पर Cl- है। तो एक्चुअली में तो ये स्टाइल है भाई साहब, क्या लेफ्ट हैंड साइड एनोड रहता है, राइट हैंड साइड कैथोड लिखते हैं, फिर लेफ्ट हैंड साइड ऐसा होता है कि भाई मेटल, उसके बाद एक्टिव आयन, सॉल्ट ब्रिज इस तरफ का एक्टिव आयन, फिर देन उसके बाद मेटल इलेक्ट्रोड, जो भी है ये स्टाइल लिख लेना, मतलब ये नोट्स में ऐड कर देना। तो दोनों तरफ आपके क्या होने चाहिए? एक्टिव आयंस। तो देखो यहां पर दोनों तरफ कहां गया, ये Mg2+ Ca2+, दोनों क्या है? एक्टिव आयंस। so दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 2 मोल Cr2O7 into 7। मस्त वाला क्वेश्चन है। देखो इसका रिएक्शन आपको आना चाहिए भाई साहब, ये Cr2O7 ये कन्वर्ट होगा। हाँ, सबसे गंदी वाली बात जो है, जो बच्चों को अक्सर नहीं आती, मिस्टेक करते हैं, वो ये है कि यहां 2 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। भाई साहब इस तरफ 2 क्रोमियम है तो इस तरफ भाई 2 बनेंगे। अच्छा, अभी इसका अगर क्रोमियम का यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये +12 आएगा, यहां पर 2 × +3, तो यहां पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं ना वो +6 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि भाई साहब इसके बेस पर हम लिख सकते हैं कि भाई 6 फैराडे चाहिए। तो 6 फैराडे फॉर 1 मोल, क्योंकि ये 1 मोल है ना, यस और नो। तो अगर मुझे 2 मोल्स Cr2O7 का इसी तरह से रिडक्शन करवाना है तो ऑब्वियसली इससे डबल, तो आंसर हो जाएगा आपका 12 फैराडे। ओके, फिर विच इज प्रॉपर वैल्यू ऑफ X फॉर द फॉलोइंग टू इंक्रीज सेल पोटेंशियल। मस्त वाला क्वेश्चन है। मैंने आपको इसके पहले जो भी सारे MCQ सीरीज हमने चलाई है, वो आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम के वक्त हो या योद्धा बैच में जो भी PYQs हमने करवाए गुजरात बोर्ड के, हर जगह पर मैंने आपको सिखाया है कि जो ननट्स इक्वेशन है बच्चों, ननट्स इक्वेशन में इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये है आपका E cell is directly proportional to concentration of cathode
अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड, Ca आपको याद रखना है। तो अच्छा यहां पर देखो, ये जो है कैथोड, इस तरफ वाला पार्ट जो भी है, कहां गया, अंडू कर देते हैं, इस तरफ वाला जो भी पार्ट है वो आपका कैथोड है, इस तरफ वाला जो भी पार्ट है वो एनोड है। यहां पर कैथोड में वैल्यू तो आपकी फिक्स हो चुकी है। अभी अगर मुझे ई सेल को इंक्रीज करना है तो ऑब्वियसली एनोड को मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा, मतलब एनोड पर जो भी है उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर डिक्रीज होगा देन एंड देन ई सेल इंक्रीज होगा। तो ऑब्वियसली यहां पर एक्स की वैल्यू जो भी इसकी वैल्यू उससे तो कम ही होनी चाहिए। तो ये रहा आपका ऑप्शन बी, x इज लेस देन 0.02, तभी ई सेल आपका बढ़ेगा। ओके चलो आगे। एंड विच सब्सटेंस इज यूज्ड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल का जो रिएक्शन है वो परफेक्ट पूरा रिएक्शन आपको आना चाहिए कि देखो भाई कैडमियम इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, फिर वहां पर हम सॉल्यूशन लेते हैं NiOH थ्राइस का। अब ये पूरा CdO बनता है, फिर यहां से ये रिएक्शन में NiOH ट्वाइस होता है और H2O। दिस इज द रिएक्शन। तो यहां पर देखो हमको पूछा है यूज्ड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज अदर इटसेल्फ रिड्यूस। इटसेल्फ रिड्यूस मतलब देखो यहां पर कैडमियम 0 से +2 हो रहा है तो इटसेल्फ इंक्रीज हो रहा है, और यहां पर निकल +3 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये वाला जो भी आपका पार्ट है इट इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड Cd इज योर रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरों को रिड्यूस करता है +3 से +2 में और खुद को ऑक्सीडाइज करता है 0 से +2 में। क्लियर, दूसरों को +3 से +2 में, खुद को 0 से +2 में। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये वाला आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपका आंसर हो गया ये। ओके बच्चों, तो बस इस चैप्टर के यार हमने जितने भी लेजेंड लेवल के मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट 3 इयर्स के जो भी सारे डेंजर वाले क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए। हाँ, इसके पहले आगे जो भी था, हाँ मतलब 2019, 18, 16, 17, 14, 15 के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने हर इसके पहले वीडियो में भी बहुत जगह पर बताया हुआ है कि भाई आपके गुजसेट 2010, 12 तक सारे क्वेश्चंस इजी थे, 12 से 17, 18 तक थोड़े मीडियम वाले क्वेश्चंस है, और उसके बाद 90, 20 से फिर आगे धीरे धीरे थोड़े टफ वाले क्वेश्चंस लास्ट 3 इयर्स में, क्योंकि जेई नीट का जैसे जैसे लेवल बढ़ता है बस वैसे वैसे यार गुजसेट का भी लेवल बढ़ता रहता है। तो बस जितने भी सारे डेंजर वाले क्वेश्चंस थे, आई होप कि यार इस वीडियो से मैंने बहुत सारे आपके लॉजिक्स आपको कवर करवा दिए, बहुत सारी चीजें हमने आपको रिवाइज करवा दी है। इसके बाद अभी हम नेक्स्ट और भी 3 चैप्टर नंबर 4, 5, 6 का वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। तो ये पूरा योद्धा बैच का जो भी पार्ट है हम बस इसके ऊपर हम चलाते रहेंगे। आप लोगों ने हमको इतना सपोर्ट किया तो यार हम भी आपको बढ़िया से बढ़िया सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे।